हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें नया चैप्टर है ये हमारा, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसको बीएनएस में पहले लाया गया है, जो कि आईपीसी में चैप्टर नंबर 16 था। ठीक है, तो जो गंभीर अपराध हैं उनको पहले लाया गया है। चाहे मानव शरीर पर जो प्रभाव डालने वाले अपराध होते हैं उनसे संबंधित जितने भी ऑफेंस हैं वो चैप्टर नंबर 6 में रखे गए हैं, जो पहले चैप्टर नंबर 16 में थे। आप यहाँ देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 16 था वो सेक्शन 299 से लेकर के 377 तक था, और यहाँ जो चैप्टर नंबर 6 है बीएनएस में वो है आपका 100 सेक्शन से लेकर के 146 सेक्शन तक। तो इसमें लगभग 47 सेक्शन यहाँ पर ये कवर करता है चैप्टर नंबर 6। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग 79 सेक्शन यहाँ पर ये कवर करता है। तो 47 सेक्शन है, यहाँ पर 79 सेक्शन है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस एक तो इस वजह से है इसमें कि यहाँ पर जो 79 सेक्शन है इसमें से लगभग 25 सेक्शंस हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, जहां महिलाओं के या बालकों के विरुद्ध जो ऑफेंस होते हैं उसमें जो सेक्शंस हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, और वो 25 सेक्शन लगभग हम उसमें पढ़े हैं, जिसमें जो 375, 376 ए से लेकर के ई तक के जो प्रोविजन थे, है ना, या फिर 354 और 354 के ए से लेकर के डी तक जो थे। फिर उसके बाद में 304 बी जो आईपीसी का था उसको पढ़े थे, 366 यानी 366, फिर 312 से लेकर के 318 तक के जो प्रोविजन थे, 366 ए वाला जो प्रोविजन था, और 369 वाला प्रोविजन, 372 और 373। ये इतने सेक्शन आईपीसी के जो हम बीएनएस में पढ़े हैं, ये लगभग 25 सेक्शन है और इनको हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो संख्या है ना, एक तो इसका असर ये पड़ता है, अंतर ये पड़ रहा है, और दूसरा जो 79 सेक्शन यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में जो एडिशनल हुई है, जो ऐड हुई है सेक्शन, उनमें 3 सेक्शन है यहाँ पर, 111, 112 और 113 है। ठीक है, जो मेन जो सेक्शन है वो जो ऐड हुई है वो 3 सेक्शन यहाँ पर जोड़ी गई है नई। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये डिफरेंस है सेक्शन का। तो आप देखेंगे, और बाकी जो सेक्शन है वो यहाँ पर ना क्लॉज के रूप में दे दी गई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सेक्शन को यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि अब क्लॉज में आपको सेक्शन याद रखनी पड़ेंगी, बजाय कि पहले जब हम नंबर्स के आधार पर याद रखते थे। तो अब बात करते हैं जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले ऑफेंस होते हैं, उनमें यहाँ पर पहला जो है वो है जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराध, यानी ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ। और इससे रिलेटेड जो ऑफेंस आईपीसी में थे वो 299 यानी 299 से लेकर के 311 तक थे, और यहाँ पर ये सेक्शन 100 से लेकर के 113 तक है। ठीक है, तो ये एक क्लॉज है, एक तरह से ये भी इस तरीके से अलग अलग क्लॉज में यहाँ पर डिवाइड है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये 4-5 क्लॉज में यहाँ पर डिवाइड है आपका, और उसमें लगभग 5 क्लॉज आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में है, तो 100 से लेकर 113 तक है, और ऐसे ही बी सी डी ई लास्ट तक यहाँ पर ई पॉइंट तक यहाँ पर ये चलेगा, जो लास्ट में 137 सेक्शन से लेकर के 146 तक लास्ट वाला जो किडनैपिंग एब्डक्शन से रिलेटेड है वहां पर ये एंड होता है। तो ये आप इसको ऐसे याद रखना है कि 5 पार्ट में आपको ये याद रखना है, तो आप यहाँ पर आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर पहला जो क्लॉज है, यहाँ पर जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराध यानी ए क्लॉज हो गया आपका, और 100 से लेकर के 113। पहली सेक्शन है इसमें कल्पेबल होमिसाइड की। ठीक है,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको इसमें 100 और 101, ये दोनों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, पहले आपको ये समझना होता है। तो जो वध होता है ना, यानी जो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है, वो दो प्रकार से यहाँ पर डिवाइड की जाती है। एक आपराधिक मानव वध, यानी जो मानव वध होता है ना, वो यहाँ पर दो प्रकार से हो गया। एक ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, और एक ऐसा आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में आता है। दो तरीके से यहाँ पर मानव वध को डिफाइन किया जाता है। तो जो 100 सेक्शन है वो ऐसे आपराधिक मानव वध की बात करता है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, जो मर्डर की कोटि में नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम मानव वध को पढ़ते हैं तो एक तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा जो मानव वध होता है वो विधि द्वारा न्यायानुमत होता है, जस्टिफाइड बाय लॉ होता है, न्यायानुमत, ये हो गया जस्टिफाइड बाय लॉ। जो हम पढ़ते हैं आपके 14 से लेकर के 44 सेक्शन, यानी जो एक्सेप्शन वाली जो कंडीशन है वहां पर, ठीक है ना, वहां पर भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है अलग अलग। एक जो प्राइवेट डिफेंस के अधीन जो हम अपराध करते हैं, ठीक है ना, और एक जो हमें एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर वहां पर हमें मानववध करते हैं और उनको वहां पर विधि द्वारा न्यायानुमत ठहराया जाता है, ठीक है। तो दो तरीके से वहां पर अपराध डिवाइड हैं जनरल एक्सेप्शन में। उसके बाद में मानववध आता है यहाँ पर तीसरा, ऐसा मानववध जो आपराधिक मानव जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जो होता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और दूसरा होता है ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में आता है, ठीक है ना। तो दो तरीके से यहाँ पर डिवाइड हो जाता है ये। अब यहाँ पर पहला है आपका कल्पेबल होमिसाइड। तो इसको जो बोला जाता है एक तरह से, यहाँ पर बस आपको 3 क्लॉज यहाँ पर हैं कल्पेबल होमिसाइड में। इनको 3 क्लॉज को अलग अलग आपको डिवाइड कर लेना है। पहला क्लॉज यहाँ पर बनता है, इसको आपको जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखेंगे तो इस शब्द को अलग लिखेंगे, जो कोई। फिर यहाँ से पहला पॉइंट है ये फर्स्ट, इसको ऐसे करके आपको लिखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो जो कोई पहला है मृत्यु कारित करने के आशय से, ये पहला खंड है, ठीक है। दूसरा खंड है यहाँ पर ये वाला, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, ठीक है। दूसरा खंड यहाँ से ये बनता है, यानी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, एक ये हो गया। और दूसरा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ठीक है ना, यानी कैसी बॉडीली इंजरी आप करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव है। तो ये कंप्लीट यहां तक होता है, ठीक है। ये कंप्लीट कहां तक होता है, कंप्लीट सेकंड क्लॉज आपका कंप्लीट होता है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, क्योंकि जहां पे और लगा हुआ ना वहां से आपको ये तोड़ना है। तीसरा ये रहा, ठीक है, एक यहां पर या लगा है अथवा। तो पहला हो गया मृत्यु कारित करने के आशय से, दूसरा है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव है, और तीसरा पॉइंट इसमें है यहाँ पर यह ज्ञान रखते हुए कि वह संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। तीसरा पॉइंट यहाँ तक है। अब ये तीनों ही कार्य जो कोई, इन तीनों ही पर्पज से कोई कार्य कर के मृत्यु कारित कर देते हैं तब वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है, यानी कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो आपको क्या करना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि आपराधिक मानववध कहलाता है जो कोई व्यक्ति पहला मृत्यु कारित करने की आशय से, अब यहां से इसको तोड़ दीजिए, मृत्यु कारित करने के आशय से, फिर यहां से स्टार्ट करिए, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। दूसरा, ऐसा शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव है, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है।
तीसरा, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता है। ठीक है। सेक्शन 100 यहाँ पर तब लागू होती है, देखो चूंकि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो मृत्यु कारित करने का आशय यहाँ पर भी है, ठीक है, और जब हम इसमें 101 पढ़ेंगे तो वहां पर भी मृत्यु कारित करने का आशय है। ठीक है, वहां पर भी मृत्यु कारित करने का आशय है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर भी इंटेंशन है, यहाँ वहां पर भी इंटेंशन है, तो डिफरेंस क्या पड़ेगा कि जब वो मृत्यु कारित करने के आशय से जाता है और जो सेक्शन 101 में जो मर्डर में जो 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं ना, अपवाद, इंटेंशन तो होता है लेकिन वो अगर वो उस एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है, 5 एक्सेप्शन में अगर आ जाता है तब आ जाएगा सेक्शन 100 में ऑफेंस, और अगर वो 5 एक्सेप्शन में नहीं आता है और विद इंटेंशनली वो मृत्यु कारित करता है तब वो सेक्शन 101 में आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लॉज फर्स्ट का डिफरेंस आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आपराधिक मानववध होता क्या है। 3 क्लॉज हैं उसके। पहला, विद इंटेंशन टू कॉज डेथ, यानी मृत्यु कारित करने के आशय से होना चाहिए। दूसरा, वह कार्य शारीरिक क्षति यानी बॉडीली इंजरी कारित करने के आशय से होना चाहिए। ठीक है, और उस शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कि यह उसे ज्ञान होना चाहिए कि वह संभव है कि जो कार्य वह कर रहा है उससे मृत्यु कारित कर दे, यानी नॉलेज का पार्ट हो गया यहाँ पे तीसरा। अब आप यहाँ पर इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो उसमें दे रखा है कि जैसे पहला वाला इलस्ट्रेशन है कि ए एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभव है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित हो। अब जो यहाँ पर जेड है वो यह विश्वास करते हुए कि जहां पर उसने गड्ढे पर लकड़ियां और घास बिछाई है वहां की भूमि कैसी है, सुदृढ़ है, ठीक है ना, फर्म है, ग्राउंड टू बी फर्म्ड है, और वह क्या करता है, वह उस पर चलता है, चूंकि लकड़ियां और घास थी इसलिए उस पर गिर पड़ता है वहां पर और मारा जाता है। ठीक है, तो इंटेंशन तो है यहाँ पर मृत्यु कारित करने का है, लेकिन यहाँ पर लकड़ियां और घास वो बिछाया तो यहां से ये संभावना है कि वो उससे मृत्यु कारित हो सकती है, लेकिन लकड़ियां और घास बिछाने से पूरी संभावना नहीं है। ये जब डिफरेंस पढ़ेंगे ना, जब डिफरेंस पढ़ेंगे आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, तो वहां पर आप देखेंगे कि एक पॉसिबिलिटी के आधार पर, संभाव्यता यानी पॉसिबिलिटी के आधार पर हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करते हैं बल्कि। तो पॉसिबिलिटी के आधार पर भी देखा जाता है, यहाँ पर केवल संभाव्यता रहती है, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी ना करके प्रोबेबिलिटी है ना। तो और जबकि मर्डर में क्या होता है, मर्डर में हाईली प्रोबेबिलिटी हो जाती है, हाईली प्रोबेबिलिटी होती है मर्डर में। ठीक है, तो ये अंतर यहाँ पर रखना है। दूसरा, हथियार का भी जो अंतर है वो भी होता है। ठीक है भाई, इसमें जैसे लकड़ियां और घास इसमें रखी है, कोई डंडे से मार रहा है, कोई किससे मार रहा है, डंडे से यहाँ पर चोट कर रहा है, ठीक है, और कोई तलवार से, तो ये भी डिफरेंस होता है। अब लेकिन जो डंडे से यहाँ पर वार कर रहा है उसका भी ये देखा जाता है कि वो सिर पर वार कर रहा है या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर वार कर रहा है, तो वहां पर भी देखा जाता है थोड़ा। ये जजमेंट के थ्रू हमें पता चलता है, जब कहीं फैक्ट के आधार पर पता चलता है कि उसने कहां पर वार किया है। ठीक है, तो ये एक इलस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर है
कि ये दोनों इलस्ट्रेशन, पहला वाला दूसरा वाला, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और तीसरा वाला भी इसमें पूछा जाता है कि ए है, यहाँ पर बी दूसरा वाला है कि ए यह जानता है कि जेड एक झाड़ी के पीछे है और बी नामक व्यक्ति यह नहीं जानता है। जेड की मृत्यु कारित करने के आशय से, या फिर वो जानता है कि उसके कार्य से जेड की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। उसने क्या किया है कि बी जो व्यक्ति था, जो नहीं जानता था कि वह जेड जो झाड़ी के पीछे है, वो बी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए ए क्या करता है, इंड्यूस करता है उसको, ठीक है ना। ए उसको इंड्यूस करता है। अब बी क्या कर देता है, बी को तो पता नहीं है कि वो झाड़ी के पीछे है, तो बी गोली चला देता है और जेड वहां पर मारा जाता है। अब यहाँ ये हो सकता है कि जो बी है वो किसी भी अपराध का दोषी नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर बी किसी अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन ए ने कौन सा अपराध किया, आपराधिक मानववध का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कई सारे पॉइंट याद रखने हैं। एक इंटेंशन का याद रखना है, हाईली प्रोबेबिलिटी का याद रखना है, आपको हथियार का याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो डिफरेंस आएगा वो आएगा फिर बॉडीली इंजरी जो की जाती है वो किस तरह की इंजरी है, ठीक है ना। वो जब हम 101 सेक्शन पढ़ेंगे वो बाकी चीजें वहां से क्लियर होंगी। उसके बाद में थर्ड है, ये है वाला है, इसको आप पढ़ लेना, सिंपल है। अब यहाँ पर इसके 3 एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखे हैं सेक्शन 100 के, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, पहला जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को, है ना, यानी कोई अन्य व्यक्ति है और वह जो दूसरा व्यक्ति है वो दूसरा व्यक्ति किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य, 3 वर्ड है। विकार को बोलते हैं कोई भी उसका डिसऑर्डर है, ठीक है, उसमें कोई भी मेंटली फिजिकली प्रॉब्लम है। दूसरा उसके कोई बीमारी है, रोग है। तीसरा उसका बॉडीली इन्फर्मिटी है। बॉडीली इन्फर्मिटी हो गया उसका मतलब शरीर का कोई अंग है वो कार्य नहीं कर रहा है ना, उससे ग्रस्त है। शारीरिक क्षति कारित करता है कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, जिसके या तो डिसऑर्डर है, डिसीज है या बॉडीली इन्फर्मिटी है, उसको क्या करता है, बॉडीली इंजरी कारित करता है। और उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा मतलब शारीरिक क्षति जो की है, बॉडीली इंजरी जो की है दूसरे व्यक्ति की, उसके द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कारित कर देता है। तो ये कहा जाता है कि वह उसकी मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ पर वो क्या माना जाएगा कि उसकी मृत्यु कारित करने वाला, यानी यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर उसकी मृत्यु कारित करने वाला कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन के तौर पर यहाँ पर ये कह रहा है। अब वो मर्डर होगा या फिर वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, ये आपका क्या बताएगा, ये आपकी वो कंडीशन बताएंगी, ठीक है ना, जो 100 और 101 में दे रखी है। अब उसके बाद में जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है ये कहता है कि जहां शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी बॉडीली इंजरी यानी शारीरिक क्षति कारित की है उसने मृत्यु भी कारित की है, यह समझा जाएगा। कब समझा जाएगा, जब जिस व्यक्ति की उसने बॉडीली इंजरी की है यद्यपि उचित उपचार उसको मिलता, यानी प्रॉपर रेमेडीज उसको मिलती, या कौशलपूर्ण चिकित्सा यानी स्किलफुल ट्रीटमेंट अगर उसको मिलता तो उसकी मृत्यु रोकी जा सकती थी, ठीक है ना। और वो रोकी नहीं गई और वो मर गया उसकी बॉडीली इंजरी से, तब वो माना जाएगा कि उसने क्या किया है, उसने उसकी मृत्यु कारित की है। तो फर्स्ट में भी मृत्यु हो गया, सेकंड में भी मृत्यु कारित करना हो गया दूसरी कंडीशन में। और थर्ड जो है एक्सप्लेनेशन इसमें वो बात करता है एक तरह से एक्सेप्शन की, कि माँ के गर्भ में स्थित अगर कोई शिशु है उसकी मृत्यु कारित कर देते हो तो वहां पर वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा।
ठीक है, तीसरा यहाँ तक ही है। बाकी तो ये कहता है कि जो गर्भ में स्थित शिशु है, अगर उसका कोई भी शरीर का अंग, ठीक है ना, वो बाहर निकल आता है, भले ही शिशु ने सांस नहीं ली हो या फिर उसने पूर्ण रूप से जन्म ना भी लिया हो, तब भी उस जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववाद यानी कल्पेबल होमिसाइड होगा। तो ये आपका 100 सेक्शन है। ठीक है, अब इसमें कुछ जजमेंट है जो स्पेशली 299 सेक्शन से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, उनको आपको देख लेना है। जैसे इसमें एक तो जो आर वर्सेस गोविंदा का जो केस है, ठीक है, एक तो है कि वो 299 और 300, यानी अगर प्रेजेंट के हिसाब से बात करें तो 100 और 101 सेक्शन, तो इन दोनों में अंतर वो बताया गया था आर वर्सेस गोविंदा के केस में। न्यायाधीश थे ऑनरेबल जस्टिस मेलविल, ठीक है, इन्होंने। अब जो ये केस है आर वर्सेस गोविंदा का जो केस है, इसमें जो मेलविल गोविंदा को जो दोषी ठहराया गया था, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया था। ठीक है ना, तो इसीलिए ये कल्पेबल होमिसाइड का केस है। यहाँ पर जो जस्टिस मेलविल थे, उन्होंने यहाँ पर यही कहा था कि जो अभियुक्त है, एक्यूज्ड का इंटेंशन, आशय यहाँ पर मृत्यु कारित करने का नहीं था इस केस में, और ना ही उसके द्वारा जो उसको चोट पहुंचाई गई थी, इंजरी जो कारित की गई थी, वो इन द ड्यू कोर्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वो मृत्यु कारित करने के लिए चोट पर्याप्त नहीं थी जो इंजरी कारित की गई थी। इसलिए गोविंदा को कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया था। ठीक है, तो ये आपका 299 या कहें 100 सेक्शन से कोरिलेटेड केस है। उसके बाद में जो इससे और रिलेटेड केस है वो है गणेश दुबे 1879 कलकत्ता। ठीक है, एक ये जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था, गणेश दुबे वाले केस में एक सपेरा था और उस सपेरे ने लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि वह सर्प के काटने से बचा लेगा। ठीक है, यानी सांप में जहर नहीं है, उसने ये कहा। अब एक व्यक्ति के सिर पर उसको रख दिया। अब रखने से क्या हुआ कि सांप ने डस लिया और डसने से व्यक्ति मारा गया। तो उसने विश्वास दिलाया सपेरे ने कि सांप में जहर नहीं है। ठीक है, जबकि सांप जो है क्या था, सांप में जहर था। तो यहाँ पर जो सपेरा था वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया गया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जलालुद्दीन का वाद 1892। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक व्यक्ति था, उसने उसको ये विश्वास था, उसने इस विश्वास के साथ में कि एक स्त्री है और उस स्त्री के अंदर मतलब शरीर के अंदर प्रेत आत्मा जो होती है ना, जैसे उन्हें लगता है कि भूत वगैरह या प्रेत आत्मा वगैरह वो उस स्त्री के अंदर शरीर में प्रवेश कर गई है, और उसको निकालने के लिए उसने उस स्त्री की पिटाई शुरू कर दी और उसकी पिटाई से वह जो महिला थी वो मर गई। तो यहाँ पर जलालुद्दीन कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी हुआ। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट केस है वो है डालू सरदार का वाद। डालू सरदार का वाद क्या है कि जो अभियुक्त था, इसमें एक्यूज्ड था, उसको अपनी पत्नी के करैक्टर पर
डाउट था, शक था। तो उसने क्या किया, जिस दिन उसने अपने पत्नी को शक पैदा हुआ जैसे किसी के साथ देख लेने पर, तो घर आके पत्नी की नाभि के नीचे उसके पैर से वहां पर प्रहार किया और उस चोट से, उस प्रहार से वो पत्नी जो है बेहोश हो गई। पति ने उसको मरा समझ लिया और उसको पंखे से लटका दिया। अब पंखे से लटका दिया, क्यों लटकाया? ताकि ऐसे लगे कि इसने सुसाइड किया है। तो अभियुक्त ने यहाँ पर क्या किया, पत्नी की नाभि पर पैर से प्रहार किया। पैर से प्रहार करने पर वो मरती नहीं, इसलिए उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए यहाँ पर दोषी ठहराया गया था अभियुक्त को। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जजमेंट है इसमें, वो है पलानी गोल्डन वर्सेस एम्परर का केस। ठीक है, 1919 मद्रास हाई कोर्ट का। ठीक है, इसमें भी यही हुआ था कि जो पति था उसने अपनी पत्नी के सिर पर हल, जो हल होता है जोतने का, हल का जो कोना होता है ना, सिरा जो जिसको बोलते हैं, उससे पत्नी के सिर पर प्रहार किया था। उससे पत्नी क्या हो गई, बेहोश हो गई। और बेहोश हो गई तो पति ने छत की कड़ी से उसको लटका दिया ताकि सुसाइड लगे। तो अभियुक्त यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट के लिए दोषी ठहराया गया था। जैसे परियप्पा गोल्डन है, ऐसे ही दूसरा एक और केस है करियप्पा। पलानी गोल्डन है जैसे, ऐसे ही है करियप्पा गोल्डन वर्सेस एम्परर, 1923 मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें भी लगभग ऐसा ही हुआ था जैसे पलानी गोल्डन में हुआ था। इसमें भी जो एक्यूज था उसने महिला को मार डालने के इंटेंशन से उसका गला घोट दिया। अब गला घोट दिया तो महिला क्या हो गई, बेहोश हो गई। महिला बेहोश हो गई, उसे लगा मर गई। तो उसने क्या किया, उसने मरा समझ करके उसको ट्रेन की पटरी पर रख दिया, ट्रेन की पटरी पर रख दिया ताकि सुसाइड लगे। तो यहां पर उसको इसमें मर्डर के लिए यानी हत्या के लिए यहां पर दोषी ठहराया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इतने केस आपको याद रखने। उसके बाद में नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है मोहम्मद रफीक वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट। ये लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद रफीक वाले केस में एक सब इंस्पेक्टर था और वो जहाँ चेक पोस्ट बना दी जाती हैं, वहाँ चेक पोस्ट पे खड़े होकर ट्रक वगैरह जो होते हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं, आईडी वगैरह कागज वगैरह सब माल के चेकिंग के लिए जब देखते हैं सब। तो एक जो ट्रक ड्राइवर था वो उस ट्रक को रोका नहीं। ठीक है, उसने चलाना शुरू कर दिया, हल्का सा ब्रेक लगाया लेकिन उसने तब उसके बाद में फिर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने रोकने का प्रयास किया, रोकने के प्रयास में वो उस पर ट्रक पर ही चढ़कर उसको रोकने लगा, ट्रक पर चढ़कर रोकने लगा। तो वो क्या हुआ कि अचानक से ट्रक से गिर गया और ट्रक से गिरा तो उसके ट्रक के जो पिछले पहिए थे उसके पहियों के नीचे वो आ गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर भी उसको 299/304 एक के अंतर्गत उसको दोषी ठहराया गया था। ठीक है, ऐसे ही अब उसके बाद में यहाँ पर इतना हो गया, ये आपका 299 से रिलेटेड यानी आपका सेक्शन 100 से रिलेटेड। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आती है वो आता है मर्डर। अब जो मर्डर है आपका, यहां पर आप देखेंगे तो मर्डर में आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि इसमें इसके पश्चात आपवादित दशाओं को छोड़कर, यानी जो एक्सेप्शन दे रखे हैं 5, उनको अगर छोड़ दें तो बाकी जो कल्पेबल होमिसाइड होगा वो मर्डर ही होगा, हत्या है। यदि वह कार्य, तो इसको आपको याद रखना है कौन से कार्य की बात कर रहा है वो, आपराधिक मानव वध का ही जो कार्य है वो ही मर्डर कहलाता है।
जो आपराधिक मानववध में कार्य किया जाता है उसको मर्डर ठहराया जा सकता है। कब? यदि वह कार्य, तो यहाँ पर ऑप्शन में कभी कभी ऐसे आता है कोई कार्य, ठीक है ना, वह कार्य, कोई कार्य, और यदि ऐसा कार्य है, ऐसे करके उसमें मतलब ऑप्शन बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अंतर क्या है। यदि वह कार्य है जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, जो कल्पेबल होमिसाइड में क्लॉज दे रखे थे, और वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। तो यहां पर भी देखो इंटेंशन है ना, यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज में इंटेंशन है, और ऐसे ही हमने सेक्शन 100 में पढ़ा था, जो फर्स्ट क्लॉज था उसमें भी इंटेंशन था। तो यहाँ पर दोनों में ही इंटेंशन है, ठीक है। अब इंटेंशन होने के साथ साथ में डिफरेंस कैसे बनेगा कि वो कब कल्पेबल होमिसाइड होगा, कब मर्डर होगा। तो अगर वो एक्सेप्शन में आ जाता है इंटेंशन के साथ, तब तो वो सेक्शन 100 में जाएगा, और एक्सेप्शन में नहीं है और इंटेंशन है तब वो 101 में जाएगा, ठीक है। तो आपको जो डिफरेंस करना है, तो उसके जो सेक्शन 100 के ए बी सी इस तरह से जो क्लॉज हैं उनको इसी के साथ में कोरिलेट करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्लॉज के साथ में यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज कोरिलेट होगा। सेकंड कह रहा है कि यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु कारित करने के, ये तो फर्स्ट क्लॉज हो गया। सेकंड है कि यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी बॉडीली इंजरी कारित करने के इंटेंशन से किया गया है जिसे अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसको वह अपहानि मतलब जो हार्म, नुकसान उसको पहुंचाया गया है। तो मेन जो यहाँ पर है बॉडीली इंजरी वाला आ गया, देखो शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, वहां पर भी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से कार्य किया जाता है, यहाँ पर भी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया जाता है। लेकिन अंतर क्या हो गया यहाँ पर, बी से बी का अंतर क्या हो गया दूसरा, कि यहाँ पर अपराधी शारीरिक क्षति कारित करने में जानता भी है कि उस व्यक्ति ने, जिसने मृत्यु कारित की है, जिसको मतलब है हानि पहुंचाई गई है, हार्म पहुंचाया गया है, उसकी मृत्यु कारित होना करना संभाव्य है उसके कार्य से, ठीक है। तो इतना अंतर यहाँ पर बी क्रॉस का आता है। बी क्रॉस को ही आपको सी क्रॉस से डिफरेंस आपको करना है 101 के। तो यहाँ पर क्या कहता है कि यदि वह कार्य, देखो सब जगह वह ही लगा है, ठीक है ना, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है, ठीक है, और साथ में वह शारीरिक क्षति, तो बी के साथ में बी और सी आपको अलग अलग कोरिलेट करना है, डिफरेंस करना है। और वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने का आशय हो, वह शारीरिक क्षति क्या हो, प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो जो बॉडीली इंजरी की गई है, ठीक है ना, वो सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो यहाँ से बी का आपको सी के साथ में डिफरेंस बॉडीली इंजरी के साथ में कोरिलेट करना है। उसके बाद में सी वाला जो पॉइंट है वहां पर आपको ज्ञान के साथ वाला जो है वो ध्यान रखना है सी पॉइंट में 100 में, और यहाँ 101 के साथ में आपको कोरिलेट करना है कि यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है, इतना इमिनेंटली क्या है, डेंजरस है, कि पूरी अधि संभावना, देखो यहाँ पर अधि संभावना भी लिखा हुआ है, क्या है, ऑल प्रोबेबिलिटी, पूरी अधि संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी कर देगा जिससे मृत्यु कारित होना क्या है, संभावना है, और वह मृत्यु कारित करने या इससे पहले की जो दी हुई क्षति है वो कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना, यानी विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ सच इंजरी और सच इंजरी एज एफोर सेड। तो यहाँ पर इंटेंशन या मोटिव, यहाँ पर मोटिव की आवश्यकता नहीं है। किस क्लॉज में, फोर्थ वाले क्लॉज में, डी क्लॉज में, डी क्लॉज में मोटिव की या इंटेंशन की आवश्यकता नहीं है।
बस जो क्षति पहुंचाई गई है वो इतनी आसन संकट, इतनी इमिनेंटली डेंजरस हो कि उससे पूरी हाईली प्रोबेबिलिटी बन जाए कि वो मृत्यु कारित कर ही देगा, या उसकी जो बॉडली इंजरी है जो उसने की है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह जो मृत्यु है व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए जोखिम उठाने के किसी प्रतिहेतु के बिना कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से 4 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, जैसे इसका इलस्ट्रेशन आप देखेंगे कि जेड को मार डालने के इंटेंशन से ए उस पर गोली चला देता है, तो यहाँ मार डालने का आशय है जेड को, ठीक है ना। तो परिणाम स्वरूप जेड की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ए किसके लिए, मर्डर के लिए दोषी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको याद रखने हैं। और जो डी वाला जो हमने अभी पढ़ा था, डी वाले का प्रति हेतु के बिना यानी विदाउट एनी एक्सक्यूज, डी वाला जो पॉइंट हम पढ़ रहे थे 101 का, उस पर ही बेस्ड ये एग्जाम्पल है कि बिना प्रति हेतु, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ए बिना किसी प्रति हेतु के, बिना किसी विदाउट एनी एक्सक्यूज व्यक्तियों के एक ग्रुप पर क्या चलाता है, तोप चला देता है और उनमें से एक का वध कर देता है। तो एक किसके लिए दोषी होगा, मर्डर के लिए, भले ही उसका किसी स्पेसिफिक पर्सन की मृत्यु कारित करने का उसका कोई भी वहां पर प्रीमेडिटेटेड नहीं हो, ठीक है ना, तब भी वो दोषी होगा मर्डर के लिए। ठीक, तो इतना आपको इसमें पढ़ना है। अब इसके बाद में जो मर्डर है, अब ये एक्सेप्शन की बात आती है, एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हमको जो पढ़ना है वो ध्यान देना है हमको इसमें केस लॉ, ठीक है ना, इसमें आपको केस लॉ याद रखने हैं। फिर बात आएगी इसके एक्सेप्शन के, और फिर आएंगे इसमें अंतर पर। ठीक है, तो इसमें पहला जो जजमेंट है वो है आर वर्सेस बेन कालू, ठीक है, 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यही था कि जो एक्स नामक व्यक्ति था वो झोंपड़ी में सो रहा था। जो एक्यूज्ड था उसने क्या किया, उसने उस झोंपड़ी में आग लगा दी, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, और जिससे जो एक्स है वो किसी की उसको सहायता ना मिले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, वो किसके लिए दोषी होगा, मर्डर के लिए। ठीक है, दूसरा इसमें जजमेंट है रजवंत सिंह का 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें इससे भी बुरा हाल किया कि जो मृतक था, जो डिजीज्ड पर्सन था, मृतक था, उसके मुख पर क्या कर दिया, प्लास्टर लगा करके उसको रुमाल से बांध दिया। नाक के जो उसके छिद्र थे, छेद थे, नाक जो थी एक तरह से, उसमें कॉटन लगा दी क्लोरोफॉर्म से भीगी हुई। ठीक है, फिर हाथ पैर बांध दिए, हाथ पैर बांध करके नाली पर उसको लिटा दिया। तो इस तरीके से सेक्शन 303 के अधीन उसको क्या किया गया, दोषी ठहराया गया। ठीक है, उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट है जजमेंट इसमें वो पढ़ना है आपको बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1958 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में क्या हुआ था, इसमें जो सेक्शन 300 क्लॉज 3 है, ठीक है, यानी जो 101 क्लॉज 3 है, उसको लागू करने के लिए 4 आवश्यक तत्व यहाँ पर बताए गए थे कि इनको साबित करना जरूरी है। कौन कौन से, कि 100 के क्लॉज 3 को लागू करने के लिए पहला बॉडीली पेन यहाँ पर जरूरी है, यानी शारीरिक क्षति होना चाहिए, साबित किया जाना जरूरी है। दूसरा ये है कि जो बॉडीली पेन हुआ है उसका नेचर आपको साबित करना है कि वो किस तरह का नेचर है, गंभीर है, क्या है। तीसरा ये है कि जो एक्यूज्ड है उसका किसी स्पेसिफिक इंजरी
स्पेसिफिक इंजरी कारित करने का उसका इंटेंशन हो, ठीक है, और वो जो इंजरी है वो या तो एक्सीडेंटली ना हो, दुर्घटना वश ना हो, या विदाउट इंटेंशन ना हो, ठीक है ना, बिना किसी आशय के ना हो, यानी आशयपूर्वक किया गया हो। उसके बाद में चौथा जो इसमें पॉइंट आता है वो है कि ये साबित करना होगा कि जो बॉडीली पेन किया गया है, सारी क्षति जो की गई है वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, ठीक है ना, जो इसका चौथा वाला पॉइंट यहाँ पर बोलता है। तो ये आपको बिरसा सिंह वाले केस में लिखने हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है पुनाई फातिमा। पुनाई फातिमा वर्सेस एम्परर का केस है 1869 का। इसमें यही हुआ था कि सपेरा के द्वारा विश्वास दिलाया गया था कि वह विषैले सांप के काटने पर लोगों को बचा लेगा, और एक व्यक्ति की सांप के मतलब काटने से उसकी मृत्यु हो गई। तो सपेरा क्या है, यहाँ पर हत्या का दोषी था, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लॉज 4 के अंतर्गत में आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है एम्परर वर्सेस धीर जिया, ठीक है, ये एक केस है 1940 का। इसमें क्या हुआ था कि एक महिला थी, वो अपने 6 माह के बच्चे के साथ में कुएं की तरफ को जो है दौड़ी थी, ठीक है, क्योंकि वो पति ने उसको धमकाया, लड़ाई हुई आपस में, और वो उसके पीछे पीछे वहां से आ रहा था पति उसका, और वो आगे आगे और बच्चा उसके हाथ में था, गोद में था। तो महिला ने क्या किया, कुएं में वो कूद गई डर की वजह से। तो महिला बच गई और बच्चा मर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि महिला का पति की क्रूरता यानी क्रूरल्टी जो थी पति के द्वारा की गई, और डर, इसके कारण वो घबराहट में उसने जो स्टेप लिया वो एक बचाव तो हो सकता है, ठीक है, इसलिए वह बच्चे की हत्या के लिए नहीं होगी, बल्कि वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पर दोषी होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है विनोद कुमार वर्सेस अमृतलाल एंड छोटू 2021 सुप्रीम कोर्ट। एक ये जजमेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मृतक का फेफड़ा होता है, जो लंग्स होते हैं या लिवर होता है, ये शरीर के नाजुक पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इस पर गंभीर चोट अगर पहुंचाई जाती है, गंभीर उपहति अगर कारित की जाती है, ग्रीवियस हर्ट अगर किया जाता है, तो फिर सेक्शन 300 क्लॉज 3 अप्लाई होगा, ठीक है। तो इतने केस हैं जो आपको याद रखने हैं यहाँ पर। उसके बाद में जो अब आएगा वो एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे यहाँ से, और एक्सेप्शन के बाद में दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप बताना कमेंट में कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड से भी चल रहे हैं क्योंकि जल्दी खत्म करना है, ठीक है, और बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी खत्म हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।